तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 20 महीने मोदी सरकार के, और इस 20 महीने के बाद नए सिरे से सवाल ये कि देश के सामने जो चुनौतियां हैं उसमें हम कितने आगे बढ़े हैं और कितने पीछे रह गए हैं। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए जेन नेक्स्ट के मंत्री मोदी सरकार के हमारे साथ गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू जी यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका, तालियों से इनका स्वागत कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने हर मुद्दे पर जब जब इनसे सवाल किया गया है बेबाकी से उसका जवाब दिया है और हर मुद्दे का सामना भी कर रहे हैं। और जितनी भी एक के बाद एक विवाद से लेकर चुनौतियां देश के सामने हैं उन सब में आगे की कतार में दिख रहे हैं मोदी सरकार की तरफ से। सर स्वागत है आपका, आइए सर प्लीज। चूंकि रिजिजू जी हमने तैयार ही रखा है, नाम ही इस पूरे प्रोग्राम का रखा है कि कितने तैयार हैं हम, तो सवाल की शुरुआत और बौछार वहीं से करते हैं। 26 जनवरी हमने देखा कि राजधानी को एकदम छावनी में तब्दील कर दिया गया था, विदेशी मेहमान भी आए हुए थे। लेकिन जो खतरा देश के सामने है, चाहे लश्कर हो, जैश ए मोहम्मद हो या फिर अब ISIS, क्योंकि अभी तक आप लोग कहते थे, खुद राजनाथ सिंह जी भी कहते थे, आप लोग बताते थे कि ISIS के रडार में हम नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जानकारी है कि वो यहां से भर्ती कर रहे हैं, हमारे नौजवानों को भड़का रहे हैं। क्या उपाय है, कितने तैयार हैं? नहीं, हम हमेशा से तैयार हैं और हमने पहले भी देशवासियों को आश्वासन हमने दिया जी कि हमारा सरकार सिक्योरिटी को लेकर के कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे। चुनौतियां बहुत हैं, पहले के सरकार के समय जो चुनौतियां था उसके मुकाबले हमारे पास ज़्यादा है, क्योंकि परिस्थिति बदल गया है। ISIS का एक नया फेनोमेनन है, इंटरनेट का स्प्रेड आज ज़्यादा हो गया है, तो परिस्थिति बदल गया है। तो हमारे सामने में जितना भी चीज़ जो हम देख रहे हैं उसका हम मुकाबला भी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमको जिस तरीके से हम चीज़ को हैंडल कर रहे हैं और भी हमको अपना अलर्ट लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। जो पहले जो जिस तरीके से चल रहे थे उस तरीके से काम करने से नहीं चलेगा, बिल्कुल बदलना है। लेकिन बदला क्या है, अब अगला सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि दाऊद इब्राहिम हो, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, हम 4 कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं इन मुद्दों पर। नहीं, हम एक आदमी और एक किसी एक संगठन सिर्फ केंद्रित नहीं है, ये इतना बड़ा मुल्क है और हमारा इस देश में जो हमारा चुनौतियां हैं हाँ। वो भी बहुत व्यापक है। तो व्यापक तरीके से हमारे चैलेंजेस को फेस करने का तरीका है। किसी एक आदमी या एक संगठन के खिलाफ हम सिर्फ नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए तो हम उसको केंद्रित नहीं कर सकते। पाकिस्तान से डील कैसे कर रहे हैं हम, यही समझा दीजिए आप सरल भाषा में। देखिए, ये जो कूटनीति होता है हाँ। उसको सरल भाषा में इस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। उसका पर्दे के पीछे और तरीके बहुत, उसका प्रोसेस होता है हाँ। और जहाँ तक हमारा जो होम मिनिस्ट्री का कंसर्न है कि टेरर हाँ। आतंकवाद का खिलाफ जो हमारा लड़ाई है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। तो विदेश मंत्री ने भी कह दिया कि पाकिस्तान से बात करना है लेकिन टेरर पे बात करेंगे, टेरर पे बात हाँ। तो और क्लियर है, हमारा मुद्दा आने वाले वक्त में भी उसी तरीके से हम टेरर पे बात करेंगे। वो तो विदेश मंत्रालय ने जब आपका दायरा को बता दिया देश के सामने में, तो उसमें दुविधा की कोई बात नहीं है। सर अब मैं जरा आंतरिक सुरक्षा पर आती हूँ, इससे पहले कि ये जो नौजवान यहाँ पर है आपसे सवाल पूछना शुरू करें। आंतरिक सुरक्षा, हाईकोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस को जो नए मतलब अपॉइंटमेंट्स करने हैं उसके लिए केंद्र सरकार फंड नहीं रिलीज कर रहा है। मैं कोट करना चाहती हूं हाईकोर्ट को। हाईकोर्ट कहता है 2 मिनिस्टर्स एट लॉगरहेड्स, 1 आस्किंग फॉर एडिशनल फोर्स, 1 नॉट क्लियरिंग इट। यानी गृह मंत्रालय कहता है कि हाँ हमें इतने लोगों को अपॉइंट करना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री पैसा नहीं देती है। ये क्या चल रहा है? देखिए, होम मिनिस्ट्री का तो काम ही एक सुरक्षा प्रदान करना है। जो भी हमारा रिक्वायरमेंट है वो जितना हमारा बजट एलोकेशन होता है उसके मुताबिक ही हम जो गैप है वो फिलअप कर सकते हैं। इस देश में सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश या केंद्र संगठन में नहीं, राज्यों में भी बहुत सारा जो हमारा जो पुलिस फोर्स है उसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा है। हमारा जो स्ट्रेंथ पोजिशन और जो एक्चुअल पोजिशन जो होना चाहिए उसमें बहुत फर्क है, गैप है। तो उस गैप को फिलअप करने के लिए हमारे पास साधन चाहिए। और हमारे केंद्र के पास जितने भी हमारा बल है, केंद्र जो आपका सेंट्रल आर्म फोर्सेस जो बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारा हमारे पास खाली जो पोस्ट पड़े हुए हैं। ये वाली लड़ाई तो दिल्ली की है सर, केजरीवाल वर्सेस मोदी। नहीं, वो मैं देश के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, वो सबसे पहले तो ये केजरीवाल वर्सेस मोदी मत बनाइए। प्रधानमंत्री जी के पास देश को चलाने के लिए इतना बिजी है, वो एक मुख्यमंत्री के साथ लड़ने का उसका काम नहीं है। और उसको और जो दिल्ली है, आप सबको पता है कि दिल्ली हमारा देश का राजधानी है।
और देश का राजधानी के होने के नाते यहाँ केंद्र सरकार का केंद्रित जो गतिविधि, ऑफिस, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो दिल्ली में है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसके पास लिमिटेड पावर होता है। तो इसमें अगर अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि मैं तो काम नहीं कर सकता हूं क्योंकि ये नहीं है मेरे पास में, अब पहले तो बोलता था कि मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाओ, मैं सारा चीज ठीक कर दूंगा। अब जो उसको मुख्यमंत्री इतना स्वीपिंग मेजोरिटी देके बनाया, फिर कहता है कि मेरे पास ये पावर नहीं है, दिल्ली पुलिस नहीं है, वो नहीं है। तो ये ऐसा नहीं होता है। आपके पास जो अधिकार है उस अधिकार के तहत आपको काम करना चाहिए। तो आप तब तो फिर प्रधानमंत्री कहेंगे कि मैं तो इंडिया को चमकाना था, लेकिन मेरे पास वो पाकिस्तान का पावर मेरे पास नहीं है, चाइना का पावर मेरे पास नहीं। आपके पास जो अधिकार है उस अधिकार के तहत ही हमको काम करना चाहिए। संविधान है, संविधान का रचना जब हुआ था उस समय ये सब परिकल्पना था कि किसके पास कितना अधिकार होना चाहिए। इसलिए अपना अधिकार को आप बखूबी से निभाइए। इसलिए हम लोग अपना जो दायित्व हम निभा रहे हैं, लेकिन दिल्ली का मुख्यमंत्री हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो वो भी अपने दायित्व निभाए तो देश के लिए अच्छा होगा। चलिए ठीक है, एक और सवाल जल्दी से आंतरिक सुरक्षा पर ही। एक छवि बन रही है सरकार की। दिल्ली में जब चुनाव थे उससे पहले चर्चेस का मामला हुआ, दादरी, उसके बाद मालदा, उसके बाद रोहित वेमुला का मामला। कई जगहों पर लगता है जैसे परिस्थितियां क्या हाथ से बाहर निकल रही हैं। आमिर खान कह देते हैं, पत्नी कह रही है कि कभी हिंदुस्तान से बाहर जाने की सोचना ना पड़ जाए। अंजना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने सामने में लाए हैं, और हमारे जितना भी यहाँ युवा जो मित्रों बैठे हैं इनका जानकारी के लिए और देश के वासियों के लिए भी। जैसे कि मैं जिस लोकसभा क्षेत्र से आता हूँ, 1962 में चीन के साथ हमारा लड़ाई हुआ। वहाँ अभी भी इन 68 सालों में ऐसे ऐसे गांव हैं जहां केंद्र सरकार से कुछ लाभ नहीं मिला। वो ना सड़कें बने हैं, ना बिजली पहुंचा है, ना पानी पहुंचा है, कुछ लाभ नहीं मिला। फिर भी वो देश छोड़ने का बात नहीं करते हैं। जो लोग इस हिंदुस्तान से सब कुछ मिला, जिसको हिंदुस्तान के जनता ने प्यार से इतना ऊंचा पद पर पहुंचाया और स्टार बनाया, जो लोग इस हिंदुस्तान में जिन्होंने मजा लूटा और वो देश छोड़ने का बातें करेंगे तो वो बहुत अफसोस की बात है। और दूसरा है, आपने जो चुनाव से पहले जो जैसे दिल्ली चुनाव हुआ, सारा चैनलों में आपने देखा होगा, दिल्ली में बोला कि चर्चेस को जलाया जाता है। अबे मैं खुद होम मिनिस्ट्री में बैठा हूं, मैंने रिपोर्ट मांगा कि दिल्ली में पूरा चर्च जला दिया गया है, ऐसे करके न्यूज चलाया। तो हमने जो रिपोर्ट मंगाया, पिछले साल 2015 में लगभग 300 घटनाएं हुए हैं मंदिरों को लेकर के, और कम से कम 30 घटनाएं हुए हैं जो गुरुद्वाराओं में संबंधित लेकर के, और कुछ घटनाएं हुए हैं मस्जिदों से संबंधित लेकर के, और चर्च से रिलेटेड 4 इंसिडेंट सामने में आए। 4 इंसिडेंट जब सामने में आए तो हमने उसका तहकीकत किया कि भाई इतना न्यूज चला रहे हैं तो क्या बात है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा कि आप तुरंत रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट दिया। कुछ घटनाएं ऐसे भी हुआ कि लोग कुछ बॉल खेल रहे थे, किसी शीशा में लगा चर्च का, उसमें भी उसको इन्होंने इशू बनाया। कुछ में जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट का वहां पे कुछ चोरी का मामला आया, हम लोगों ने कहा कि ये बहुत ही सीरियस मामला है, तहकीकात करो। उसके तहकीकात करने पर कोई ऐसा ऑर्गेनाइज तरीके से, कोई संगठित रूप से चर्च को तोड़ने का कोई मामला नहीं आया। हम लोगों ने कहा, गृह मंत्री जी ने कहा कि चर्च को फुल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और हमारा सरकार में हम प्रोटेक्शन देंगे। तो इतना हल्ला मचा है, जैसे दिल्ली का चुनाव खत्म, किसी ने न्यूज चलाना उसको बंद कर दिया। अब देखिए, तो इसका मतलब एक संयोजित तरीके से बदनाम करने के लिए कि इस देश में बीजेपी सरकार। दादरी, मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि 3 बीजेपी के नेता हैं, मैं बताऊंगा अगर प्रधानमंत्री। मैं आपको बताता हूँ, दादरी का जो इंसिडेंट हुआ, हम लोगों ने तुरंत गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मंगाया, साथ साथ एडवाइजरी हमने जारी किया कि इस देश में जो हमारा सेकुलर फैब्रिक है, हार्मोनी, रिलीजियस हार्मोनी बनाए रखना चाहिए हर राज्य को, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। और उत्तर प्रदेश में जब वहाँ दादरी में इंसिडेंट हुआ, वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, तो वहाँ राहुल गांधी जाता है, अरविंद केजरीवाल जाता है, ओवैसी पहुँच जाता है, लाइन का लाइन वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन जब कोई, अगर वो वेस्ट बंगाल में किसी हिंदू का साथ घटना होता है तो फिर कोई जाता नहीं वहाँ में। ये नहीं चलेगा। यहाँ में इस देश में
इस देश में चाहे मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, सबको बराबर का दर्जा देना चाहिए। राजनीति बहुत ज्यादा हो रहा है और ये राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। सर वो 3 बीजेपी के नेता कौन है जिनके बारे में मुलायम सिंह यादव वो तो आप मुलायम सिंह जी से पूछिए। सर आप एमओएस होम है, आपको पता नहीं है? नहीं, हमने तो कहा ना, हमने कहा कि अगर वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं तो उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए। फिर क्या आप किसी नेता का जो बयान है वो मेरे ऊपर में तो थोपा नहीं जा सकता है, लेकिन हमने क्लियर कट कहा कि लॉ एंड ऑर्डर, अगर दादरी जो उत्तर प्रदेश में है वहां अगर कोई कानून व्यवस्था में गड़बड़ हुआ है तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार उसको जवाब दे कि मोदी जी और केंद्र सरकार को क्यों पूछ रहे हैं। मालदा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मालदा वो वेस्ट बंगाल तो वहां का जो पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री से लेकर हथियार, जिस तरह से टीएमसी के नेता का भी नाम आया कि उनके घर पे धमाका हुआ, खुद राजनाथ सिंह जी गए थे, वहां की तस्वीर क्या कहती है? देखिए, हमने अफसोस जताया, चिंता जताया, रिपोर्ट मंगवाया और हमारा पार्टी की तरफ से भी लोग गए हैं। हम इसको राजनीति नहीं करना चाहते, इसलिए किसी भी घटना को धार्मिक कलर नहीं देना चाहिए, उसमें रिलीजियस कलर नहीं देना चाहिए। इसलिए हमने कहा कि अगर कोई घटना हुआ है, वहां गाड़ी जलाया गया, घर जलाया गया, तोड़फोड़ हुआ है, तो वो वहां की राज्य सरकार उसका बिल्कुल प्रबंधन करे, उसको ठीक कैसे करना है। हम तो हर घटना को तुरंत ठीक करने के लिए केंद्र फोर्सेस तो नहीं भेज सकते हैं, राज्य सरकार के मांगने पर और जरूरत पर ही हम अपना फोर्सेस भेजते हैं। इसलिए हम वो फेडरल जो स्ट्रक्चर को हम मानते हैं, इसलिए हम जहां तहां अपना फोर्सेस नहीं भेजते हैं। ठीक है, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश पर एक सवाल, जिसके बाद आप लोग अपने सवाल तैयार रखिएगा। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि आप वो आर्किटेक्ट हैं जिसने अरुणाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थितियां पैदा की, प्रेसिडेंशियल रूल को आप वहां पर कैसे जस्टिफाई करेंगे? देखिए, कोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए बहुत चीज मैं उसको यहां तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि वहां कांग्रेस का शासन चल रहा है जी। अब कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने अपना सीनियर मिनिस्टर्स, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी सबको अपना पद से हटाया। हमने तो नहीं कहा ना उसको हटाने के लिए। अब जब उन्होंने अपना ही सारा सीनियर मिनिस्टर सबको हटा दिया और जब वो रिवोल्ट हो गया तो हम कैसे जिम्मेवार हो गया? तो मुख्यमंत्री को तो हमने नहीं कहा। गवर्नर ने जो रिपोर्ट भेजी, इसीलिए ये कब गवर्नर रिपोर्ट क्यों आया आप सोचिए। आप जो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, ये महत्वपूर्ण बात है। अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का बहुत ही अहम और बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, लेकिन वहां कुछ घटनाएं ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय चैनल में, नेशनल मीडिया में नहीं आते हैं, और दिल्ली में जो लोग बैठते हैं उसको तो पता भी नहीं चलता कि वहां घटनाएं क्या हो रही हैं। वहां का जो विधानसभा को लॉक कर दिया गया, जब वहां गवर्नर ने असेंबली सेशन करने के लिए कहा तो वहां के स्पीकर और सारा प्रशासन ने मिलकर के असेंबली को लॉक कर दिया, यानी कि एमएलए जो है असेंबली में नहीं जा सकते। अगर राष्ट्रपति शासन लगाना था, हम उस समय रिकमेंड कर सकते थे। वो आपका दिसंबर का महीने के बाद है, 14 तारीख जी। उसके बाद राजभवन को घेराव करके वहां जो एक मिथुन, एक जानवर होता है, गाय जैसे हैं, गाय जैसा ही जानवर है, मिथुन जिसको कहते हैं हम लोग, वो मिथुन को कांग्रेस ने, मंत्रियों ने जाकर के गवर्नर राजभवन गेट में काट कूट के इतना खून खराबा किया। कोई सभ्य समाज में कोई एक्सेप्ट करेगा क्या? मंत्री खुद जाकर के वो आपको जानवर काट रहा है और राजभवन को पूरा तबाही किया है, वो कितना गलत बात है। आप किसी चैनल ने इसको दिखाया क्या? आप सारा फुटेज है वहां के लोकल मीडिया से, आप पूछिए, मंगाइए और देशवासियों के सामने दिखाइए। मतलब फुटेज है, सबूत है कि सरकार में जो मंत्री थे उन्होंने मिथुन काटा है। बिल्कुल। और जब गवर्नर ने दिसंबर महीने में रिकमेंड किया राष्ट्रपति शासन के लिए, अच्छा, कांग्रेस हमको कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने जल्दबाज में राष्ट्रपति का शासन लगाने का निर्णय लिया। अगर जल्दबाज होता तो गवर्नर ने प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए तो पिछले महीने ही रिकमेंड किया था, लेकिन हमने यहां में नहीं माना, फिर भी मौका दिया। नहीं, आपस में सुलझ लेना चाहिए, वहां कांग्रेस सरकार है, आप लोग आपस में मिलजुल करके सरकार चले। राष्ट्रपति शासन का निर्णय जो तभी कैबिनेट ने डिसीजन दिया जब गवर्नर ने लगातार रिपोर्ट भेजा और अल्टीमेटली कहा कि यहां तो अब कोई रह नहीं सकता, राजभवन में गवर्नर का जिंदगी भी खतरा में है। जब ये रिपोर्ट आया तब जाकर कैबिनेट ने निर्णय लिया। और महत्वपूर्ण बात, अगर कैबिनेट का निर्णय गलत होता तो महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी क्या उसमें दस्तखत करते हैं? इसमें जब कोई भी दलित हत्याकांड होता है या फिर मुस्लिम लोग, ऐसा कुछ सीन होता है, दादरी हो गया, तो हर लोग वहां पर राजनीति करने पहुंच जाते हैं। बट जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती है, जैसे पठानकोट में हुई, जो शहीद होते हैं उनके घर कोई नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी और आम आदमी जैसे लोगों के सामने में
जो है ना, ये पठानकोट वाला इंसिडेंट में अगर वो साथ देते तो उसको वोट नहीं मिलते हैं। वो जो दलितों का इशू बना करके, उसको एक इमोशनल इशू बना करके, उसको वोट के चक्कर में जब ये काम करते हैं ना, उससे देश को बहुत नुकसान होता है। ये कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ने हिंदुस्तान को नोच के खाया है पिछले 68 साल में, और आज भी वही पॉलिटिक्स कम्युनिस्ट और कांग्रेस वाला छोड़ना नहीं चाहता है। जब आप वहाँ कुछ इंसिडेंट होता है तो उसका लॉजिकल एक वहाँ प्रक्रिया, इंक्वायरी जो भी माध्यम से जो होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। इस देश में किसी का जाति और उसका धर्म के नाम से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब उसमें आप राजनीतिक कलर दे देता है तो वो विषय ही बदल जाता है। इसलिए ये कांग्रेस वाला को ये जवाब देना चाहिए कि वो जब कोई दलित का जब इशू बना के आता है तो उन्होंने इन आज़ादी के बाद दलितों के लिए क्या काम किया, वो कांग्रेस पहले। सवाल आपसे ये है कि देश के कैंपस में पिछले कुछ वर्षों से जो नक्सलवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं, पहले या तो हम FTI का एग्जाम्पल लें, उसके बाद अभी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लें, तो उसके लिए हमारा जो गृह मंत्रालय है क्या कर रहा है इस तरह घटनाओं को रोकने के लिए, और जो हमारे युवाओं को एक यहाँ पर गलत दिशा दी जा रही है उसको रोकने के लिए? देखिए, इसमें जो एजुकेशन सेंटर होता है वो हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से होता है, और एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी होता है उसको केंद्र सरकार उसको देखती है। मेरा ये कहना है कि कोई भी जब समस्याएं होते हैं कहीं भी हो, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो या किसी अन्य संस्था में, उसमें किसी चीज़ को जब राजनीतिक रंग देता है ना तो गलत चीज़ सामने में आता है। जैसे कि आपका फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे का है, बरसों से जो भी केंद्र सरकार होते हैं वो एक वहाँ का चेयरमैन नियुक्त करते हैं। अब जब हमारा शासन आया, देशवासियों ने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी और साथियों को सरकार चलाने का मौका दिया। अब जब हमारा सरकार ने वहाँ किसी को चेयरमैन बनाया तो कम्युनिस्ट और कांग्रेस वाला बोलता है कि नहीं, आप किसी को चेयरमैन नहीं बना सकते, इसको नहीं बना सकते, उसको नहीं बना सकते। वहाँ तो बच्चे भी विरोध कर रहे थे ना। तो वही तो बच्चे को आप बच्चे तय करेंगे क्या? पॉलिटिकल नहीं हो सकते ना सर। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, आप छात्र, आपने सुनी नहीं उनकी। अब मैं छात्र हूँ, हाँ। और मैं ही डिसाइड करेगा कि मेरा प्रिंसिपल कौन होना चाहिए, मेरा टीचर कौन होना चाहिए। छात्र का व्यवहार छात्र के हिसाब से रहना चाहिए। यहीं से मेरा अगला सवाल आपसे है, आपके पास आने से पहले, इंटॉलरेंट है इंडिया? बिल्कुल नहीं इंटॉलरेंट तो कांग्रेस वालों ने बनाया। ये देश में कांग्रेस वालों ने इतना लंबा शासन किया कि वो दूसरा को टॉलरेट ही नहीं कर सकते। अरे देशवासियों ने बीजेपी और एनडीए को मौका दिया, 5 साल तो कम से कम टॉलरेट करो कांग्रेस पार्टियों को। मैं कहना चाहता हूं, देश ने हमको यहां बिठाया है, देश सेवा करने के लिए हमको 5 साल का मौका दिया, तो कांग्रेस तो पहले ही दिन से इंटॉलरेंट हो गया। कितना गलत बात है। फिल्म स्टार्स कह रहे हैं, आमिर खान ने कहा, सारा मोटिवेटेड, शाहरुख खान, जो ऐसे, देखो मैं किसी का नाम लेकर के कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस वालों ने एक पर्टिकुलर ग्रुप को इतना सालों से प्रोत्साहन किया, उसको आगे बढ़ाया, और किसी से एक स्टेटमेंट दिलवाता है, उससे देश का मूड चेंज नहीं हो जाता है। क्या आमिर खान, शाहरुख खान कांग्रेस के कहने पे ऐसा कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, आपको मैं फिर से बता रहा हूं कि कोई अभिनेता हो या कोई नेता हो, सब तो भारत का ही सिटीजन है। जब भारत का मेजॉरिटी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुमत दे करके सरकार बनाया, तो उसमें कुछ जो दूसरा आवाज आने से वो देश का आवाज नहीं बन जाता है। तो आमिर खान के अलावा या शाहरुख खान के अलावा भी कितने वॉइसेस आए हैं, कितने ओपिनियन आया है, उसको तो चैनल वाले दिखाते नहीं है। दिखाएंगे। आप पूछे सवाल। हाँ, जल्दी से। आज़ादी के बाद से महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा विषय रहा है इस देश के लिए। पिछली कुछ सरकारें विफल रही हैं महिलाओं को सुरक्षा देने में। आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है महिलाओं की सुरक्षा के लिए? हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि आप सीरियस ही नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ विमेन सिक्योरिटी पे आप सीरियस ही नहीं है, ऐसे हाईकोर्ट ने कहा है। देखिए, ये बहुत गंभीर मामला है, आप ध्यान से सुनिए। इसमें 2 पहलू हैं। एक है कानून व्यवस्था, सरकार क्या कदम उठा रहे हैं इस पे। दूसरे है सामाजिक स्तर पर हमारा मानसिकता क्या है। अगर घर में बैठ करके महिलाओं को घर में ही, अपने ही घर में इज्जत नहीं है, या घर में किसी महिला के साथ बलात्कार होता है, या अपना जो रिलेटिव्स है, अपने रिश्तेदारों के बीच में घटना होता है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको किस नजर से देखेंगे? पुलिस का कार्रवाई तो आवश्यक है, लेकिन वो घटनाएं को जो रोकने के लिए समाज के स्तर पर जो काम होना चाहिए वो भी उतना ही जरूरी है जितना प्रशासनिक व्यवस्था होना चाहिए। अब आप पिछले साल से देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन
जितना भी महिलाओं के साथ में घटनाएं हुआ है उसका रजिस्ट्रेशन में इतना बढ़ोतरी हुआ है। वो क्यों? क्योंकि हमने ये सुनिश्चित किया कि महिलाओं के साथ अगर कोई घटना होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन केस जो है पुलिस स्टेशन में रजिस्टर होना ही है, वो अनिवार्य है। अगर केस रजिस्टर नहीं होता है तो वो पुलिस अधिकारी के खिलाफ फिर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो रजिस्ट्रेशन, लेकिन सर निर्भया सेंटर्स के बाद जो आपने कहा था कि हम ऐसा करेंगे, कोशिश करेंगे कि स्कूलों में, कॉलेजों में इस तरह की पढ़ाई हो, शिक्षा हो, इन सब के प्रति आप क्या कर रहे हैं? ये महत्व, ये एक जो आपको अवेयरनेस को लेकर के हमारे पास बहुत सारा कदम हमने उठाए हैं। वो जो यहाँ विस्तार से मैं लोगों को बताने का अभी समय नहीं है जी। लेकिन जैसे कि निर्भया फंड जो बनाया था लेकिन चालू नहीं हुआ था, तो हमने अभी इसको बहुत जोर से शुरू कर रहे हैं। निर्भया फंड के मुताबिक इस बार हम लोग ने बहुत सारा कार्यक्रम चलाना शुरू किया, और चाहे वो राज्य सरकार का स्तर में काम होना हो, लेकिन हम पूरा उसको समर्थन दे रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास आता है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से तालमेल होते हुए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अवेयरनेस दिल्ली पुलिस का है, आप देखिए अभी महिलाओं को फिजिकल ट्रेनिंग से लेकर के स्कूल में, कॉलेजों में उसका अवेयरनेस कार्यक्रम आप देखेंगे। जो पूर्व के समय और अभी का समय में काफी बदलाव आया है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि बहुत कुछ करना बाकी है। सवाल पूछे मैम। सर, हमारे देश में महिलाओं को लेकर काफ़ी भेदभाव रही है। काफ़ी मंदिर हैं और दरगाह हैं जहां महिलाओं को जाने नहीं दिया जाता है, उन्हें रोका जाता है। तो सर, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? शनि शिंगणापुर मंदिर, हाजी अली दरगाह, महिलाओं को रोका जाता है, इस पर MOS होम क्या कहें? देखिए, हमारा देश संविधान से चलता है। बिल्कुल, संविधान में महिला पुरुष सबको बराबर दर्जा दिया है। अब कुछ जो धार्मिक स्थलों में अपना अपना जो नियम या अपना जो हिसाब से उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, हर सिस्टम के पीछे तो मैं जा कर के मैंने देखा नहीं है और उसको हम लोग इंटरफेयर भी नहीं करते, लेकिन मुख्य रूप से कि जेंडर जो आपको बेसिस में जो हम लोग जो भेदभाव करते हैं वो नहीं करना चाहिए, ये सबका मानना है। सर, तो 2 कदम आगे बढ़ के कहिए ना MOS होम की तरह कि महिलाओं को बराबरी का हक मिलना चाहिए, धार्मिक स्थल पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो तो है ना, संविधान ही कह रहा है, तो मैं तो संवैधानिक पोस्ट में बैठा हूं, तो वो तो संविधान का बात लेकिन नहीं हो रहा ना सर, आप लोग सरकार में नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैंने आपको कितना बार कह चुका हूं कि ट्रस्ट अपनी मनमानी चलाकर महिलाओं को नहीं जाने देता, दरगाहों में भी यही किया जाता है। महिलाएं कह रही हैं कि हमें बराबरी का हक दो। इसमें उस धर्म जो गुरुओं के बीच में भी ये चर्चा होना चाहिए कि महिलाओं को लेकर के भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये चर्चा जरूर करना चाहिए ताकि इस देश में महिलाओं का इज्जत और उसका स्थान को लेकर के कोई सवाल खड़ा ना हो सके। ये तालियां गवाह है कि लोग ऐसा चाहते हैं कि हो, युवा चाहते हैं। बोलिए, सवाल पूछिए। सर, आप गारंटी देते हो निर्भया हत्याकांड दोबारा नहीं होगा दिल्ली में? कौन सा वाला? निर्भया हत्याकांड दोबारा दिल्ली में नहीं होगा, आप इसकी गारंटी देते हो? हम लोग, हमारा कमिटमेंट में कोई कमी नहीं होगा। हम 100% अपना कमिटमेंट हम देंगे। इसलिए मैंने आपको कहा कि कुछ घटनाएं जो पब्लिक स्पेस में नहीं होते हैं, कुछ जैसे कि किसी का घर के अंदर में, किसी का परिवार के अंदर में, कहीं ऐसे जगह हो जाता है जहां पुलिस नहीं घटा था, वो तो बस पे घटा था। नहीं, मैं कह रहा हूं। ये लड़की पूछना चाह रही है सर, दिक्कत क्या है? लोगों के मन में डर ये है कि दिल्ली पुलिस बीच में है, आपकी नाक इस तरफ है, अरविंद केजरीवाल की नाक इस तरफ है। हर बात पर दिल्ली पुलिस इस पॉलिटिक्स में इतनी उलझ जा रही है। नहीं, ये सिर्फ दिल्ली पुलिस का ही बात नहीं है ना, ये मैंने शुरू से कहा कि ये समाज के हर स्तर में इसका काम होना चाहिए। हाँ। पुलिस तो हमारे एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। हाँ। पुलिस अकेला को हम छोड़ेंगे तो नहीं होगा। ये समाज का हर जो जगह में आप देखिए, हर जगह में अगर इसका अवेयरनेस हम पैदा नहीं कर सकते हैं तो हम सिर्फ पुलिस को ऊपर में छोड़ेंगे तो उससे समस्या का हल नहीं हो सकता। लेकिन सर, VIPs की सिक्योरिटी आती है तब तो पुलिस ही याद आती है आपको। नहीं, ये VIP का 26 जनवरी को ट्रैफिक पुलिस जो सड़कों पर थे उन्हें भी हथियार दे दिया गया क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति आ रहे थे। तो क्या VIP की सुरक्षा ऐसा नहीं है। 4 दिन की चौकसी, फिर अंधेरी रात। देखिए, राष्ट्र महत्व दिवस, हमारा जो गणतंत्र दिवस है, ये किसी एक देश का राष्ट्रपति से जुड़ा नहीं है, ये हमारा देश का गणतंत्र दिवस है। इसको मनाना हमारा ड्यूटी है, हमारा दायित्व है। इसलिए वो कोई राष्ट्रपति जी आए हैं, हम लोग ने ये किया, ऐसा मत देखिए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा का प्रबंध जिस तरीके से पहले में करते थे, आज के दिन में वो बदल चुका है। अब इंटरनेट का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, आजकल का जो चैलेंजेस अलग है, इसलिए जो हमारा पुलिस का काम करने का तरीका में भी बहुत बदलाव आया है। पर दिल्ली पुलिस पर जो जिद है अरविंद केजरीवाल की, उसको कैसे हैंडल करेंगे? अब देखिए, केजरीवाल का सवाल ज्यादा मुझसे मत पूछिए। ये
ये ऐसा है, ये केजरीवाल जी पढ़ा लिखा है। मैं जब उसको मिला तो मैं तो सोचता था कि ये बड़ा नेक आदमी है, अच्छा आदमी है, मिलने से तो बहुत अच्छा है, व्यवहार भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन फिर जाकर के जब टीवी में बोलने लग जाता है, लोगों के बीच में जाके जब वो भाषणबाजी करता है, तो मुझे आश्चर्य होता है कि अरे देखने में तो भोला भाला इतना अच्छा आदमी है, लेकिन ऐसे नाटक कैसे करते हैं। वो अरविंद केजरीवाल खुद ही कह चुका है कि वो एनार्किस्ट है, वो अराजक है, कानून को नहीं मानता है, संविधान को नहीं मानता। वो खुद ही कह चुके हैं, उसको मुंह लगना भी ठीक नहीं है। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। पर सर दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री है, दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री है वो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना, हम उसको इज्जत देते हैं ना। वो मुख्यमंत्री है, हम उसको इज्जत देते हैं। लेकिन इज्जत देने का साथ साथ उनको भी तो अपने संवैधानिक पद का गरिमा को उनको भी ध्यान में रखना चाहिए ना। एक मुख्यमंत्री को क्या बात कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। अपना ही ऑफिसर के खिलाफ गाली देता है, पुलिस के खिलाफ गाली देता है, ऐसे तो देश नहीं चल सकता है ना। पर वो कह रहे हैं कि मोदी सरकार जानबूझ के उनके अधिकारियों की चाबी भर रही है। जब आदमी जब पूरा विफल हो जाता है ना, वो दूसरा के ऊपर में बोलने लगता है। यही अरविंद केजरीवाल खुद का, उसको शासन चलाना, प्रशासन को नियंत्रण करना उसके बस की बात नहीं है, तो वो जाकर के प्रधानमंत्री जी का नाम लेते हैं। और प्रधानमंत्री जी दिन रात देश को सेवा करने में लगे हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा देश का सौभाग्य है कि आज के युग में नरेंद्र मोदी जैसे आदमी को प्रधानमंत्री मिला है। ये बार बार नहीं आता। आज देश विदेश में, पूरे दुनिया में नरेंद्र मोदी जी का गुण गाता है। और ऐसा नेतृत्व हिंदुस्तान जैसे महान और एक विशाल देश को चाहिए था, वो आज मिला है। और उसको कमजोर करने के लिए ये अरविंद जैसे लोग, बाकी लोग मोदी जी को कमजोर करने के लिए दुनिया भर का बातें करते हैं। हम उसमें अपना डाइवर्जन हम नहीं करेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। और मोदी जी का लक्ष्य, हम जो काम हमको करना है, देशवासियों ने जो हमको दायित्व दिया है, वो हम करेंगे। चलिए, कुछ युवा मोदी मोदी चिल्ला रहे थे तो लगता है लोग, हाँ आप पूछिए। सर, जैसा कि अभी पिछले कुछ समय में देखा गया है कि कई जगह पर इंडियन टेरिटरी के अंदर अगर कहीं झंडे लगा दिए जाते थे तो झंडा निकाल दिया जाता था, या कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि जैसे कुछ जगहों पर राष्ट्रगान सिखाया जाता है तो उसको लेकर के कई बार भीड़ उग्र हो जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों को मतलब कंट्रोल करने के लिए सरकार जो है वो क्या कर रही है, या किस तरह से सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, ये महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं फिर आपको एक उसको परिप्रेक्ष्य को बताना चाहता हूँ। हमारे पास, जैसे कि हम गृह मंत्रालय में बैठे हैं, तो सुबह हमारे पास हजारों रिपोर्ट्स पहुंच जाते हैं कि देश में ये रात भर में घटनाएं हुए हैं। सारे घटनाओं के ऊपर में हम कदम नहीं उठा सकते, क्योंकि राज्य सरकार जो है, मुख्य रूप से जो कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार के पास है। जो इंटरनल सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, जो बड़े मुद्दा है, वो हम सेंट्रल एजेंसी के माध्यम से केंद्र सरकार डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री देखते हैं। जैसे कोई किसी ने फ्लैग होस्टिंग कर दिया, बदमाशी किया, या कोई एक घटना हो गया, तुरंत उसको हमारे वहाँ में सब्सिडरी मल्टी एजेंसी का हमारा कमिटी होता है लोकल लेवल में, सेंट्रल एजेंसी, स्टेट एजेंसीज मिल करके उसको कदम उठाने का एक प्रक्रिया होता है। कहीं भी कुछ घटना होता है, हम तुरंत रिपोर्ट लेते हैं, लेकिन सावधानी से काम करने का आवश्यकता सबसे पहले राज्य सरकार और राज्य के जो एजेंसी है उनको करना पड़ता है। हिंदुस्तान में टेररिज्म एक प्रॉब्लम नहीं है, वायलेंस जो था वो भी एक प्रॉब्लम है। तो हमारे प्रधानमंत्री जब बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और आपके बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी बोलते हैं अयोध्या में राम मंदिर बनेगा, तो क्या इससे दंगा नहीं होगा? क्या यहाँ हिंदुस्तान के आवाम को प्रॉब्लम नहीं होगा? कैसे? जी, आपका सवाल वो समझ गए। राम मंदिर का मुद्दा बार बार जो ये आपके प्रॉप्स उठाते रहते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, कभी कोई, कभी साक्षी महाराज, तो कोर्ट में केस चल रहे हैं, और इस बीच में अगर कोई कुछ कहते हैं तो मैं क्या मना कर सकता कि उसको मुंह बंद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते सर? प्रधानमंत्री अपने नेताओं को मना नहीं कर सकते। इतना बड़ा मुल्क में यहाँ कुछ बोलने का कुछ आजादी तो होना चाहिए ना। सर आप कैसे मुंह बंद कर सकते हैं सबका? आमिर खान ने बोला कि उसकी वाइफ बोली हिंदुस्तान छोड़ के चल जाना चाहिए। अगर लॉ में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो उसके ऊपर क्यों कार्रवाई किया गया? उसके ऊपर क्यों बात उठाया गया? आप जब तक आपका बोली जो है किसी को नुकसान ना हो, किसी के खिलाफ ना हो, एक सामान्य तरीके से एक कानून के दायरे में आदमी का एक इच्छा जाहिर करने का उसका इजाजत सबके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका किरण रिजिजू जी हमारे साथ आने के लिए। तालियों के साथ इनका धन्यवाद करिए। अगर विकास उनका मंत्र है तो सुरक्षा आपके कंधों पर है।
और ऐसे डायनेमिक आप मंत्री हैं और इतनी अच्छी आप हिंदी बोलते हैं और इतने अच्छे से यहाँ पर लोगों को कन्विंस किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करेंगे कि सुरक्षा के पैमाने में भी आप उसी तरह से खड़े नहीं, और साथ में ये इतना यंग डायनामिक जो ऑडियंस को देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको भी धन्यवाद देना बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए आज तक।